Good morning students, you are reading K.A. Abbas story Bholi and Bholi is the main character of this story. भोली ही मेन कैरेक्टर है क्योंकि ये कहानी उसी की है। तो भोली के बारे में आपने पढ़ा था कि कैसे उसकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, उसको चिकन पॉक्स हो जाता है, इवन पहले ही बचपन में उसको चोट लग गई थी ब्रेन में, तो उसका मानसिक विकास भी कम होता है, हकलाकर भी बोलती थी वो। तो जब वो स्कूल जाने लगती है तो वहाँ पर वो स्टडी करने लगती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे सालों बीत जाते हैं। वो स्कूल के प्राइमरी स्कूल से इंटर स्कूल हो जाता है, हाई स्कूल हो जाता है, भोली वहाँ पर पढ़ती रहती है। तभी क्या होता है, भोली के फादर के पास एक विशंबर नाथ का मैरिज प्रपोजल आता है भोली के लिए। बट प्रॉब्लम क्या थी, जो विशंबर नाथ थे वो उसके भोली के फादर की उम्र के होंगे। दूसरी बात, वो एक पैर से लंगड़ाते भी थे। तीसरा प्रॉब्लम क्या था कि उनके खुद के बच्चे बड़े हो गए थे, उनकी सेकंड मैरिज थी भोली से। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिच थे, काफ़ी धनी परिवार के थे। तो उनकी वाइफ से बात होती है कि भोली की मैरिज कर देनी चाहिए या नहीं, बस एक प्रॉब्लम है कि उनकी एज ज़्यादा है। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। उसके आगे पढ़ना है तो वाइफ क्या कहती है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है, 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। कहती 45 और 50 एक मैन की ज़्यादा एज नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। उसकी वाइफ कहती हम तो बहुत लकी हैं कि वो दूसरे गांव से हैं, जो विशंबर नाथ हैं, इसीलिए उन्हें भोली के बारे में नहीं पता कि उसके अंदर सेंस कम है शायद, और साथ में उसको पोक मार्क्स भी हैं। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। वो कहती है कि अगर हमने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो हो सकता है पूरे जीवन भोली की मैरिज ना हो। येस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। लेकिन अब रामलाल कहते हैं लेकिन मुझे लग रहा है भोली क्या कहेगी। What will that witless one say, she like a dumb cow। तो मदर क्या कहती, वो बेवकूफ़, विटलेस में बेवकूफ़ लड़की क्या कहेगी, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। एक्चुअली अगर आप इस स्टोरी को बहुत अच्छे से देखें ना तो मदर का बिहेवियर ज़्यादा हार्ड रहता है भोली के प्रति। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। रामलाल ने मटर धीमे से कहा, हो सकता है कि तुम ठीक हो। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her coat, listening to her parents' whispered conversation। अब उस कोर्टयार्ड आंगन के दूसरी तरफ कोर्ट चारपाई पर भोली लेटी हुई अपने माता पिता की धीरे धीरे बातों को सुन रही थी। विशंबर नाथ वॉज वेल टू डू ग्रॉसर। जो विशंबर नाथ थे वो बहुत बड़े ग्रॉसर मतलब बनिया थे। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग। जब वो वेडिंग शादी के लिए आए तो उनके साथ बहुत सारे रिश्तेदार आए, फ्रेंड्स आए, बहुत बड़ी बारात आई। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse। जो उसकी बारात थी वो बहुत शानदार थी कि इतना एक जो पूरा ब्रास बैंड बज रहा था, साथ में इंडियन गाने की धुन चल रही थी, बहुत डेकोरेटेड हॉर्स पर वो बैठे हुए थे। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल तो बहुत खुश हो गए ऐसी पॉम्प एंड स्प्लेंडर, शान और शौकत देख के, कितनी आलीशान बारात आई है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी भव्य होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। भोली की बड़ी बहनें जिस मौके पर आई थी उसको भी उसके भाग्य से एनवियस, जलन हो रही थी कि उसको इतना अच्छा घर मिल गया। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride।" जब ऑस्पिशियस अच्छे शगुन का टाइम आया तो पुजारी ने कहा जाओ दुल्हन को लाओ। भोली clad in red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire। भोली को लाल रंग के सिल्क के कपड़े पहनाए गए और जो पवित्र अग्नि जल रही थी उसको दूल्हे के बगल में बैठा दिया गया। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ। विशंबर नाथ के एक फ्रेंड ने उनको प्रॉम्प्टेड कहा कि वाइफ को मतलब ब्राइड दुल्हन को गार्लैंड वरमाला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। तो दूल्हे ने क्या किया, येलो मैरीगोल्ड जो गेंदे के फूल होते हैं उसकी माला उठाई। अ विमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। तो एक विमेन थी वो दुल्हन के चेहरे के पीछे घूंघट से आई। दरअसल क्या था कि उसी टाइम पर जब वो
जब वो गार्लैंड पहना रहे थे तो एक लेडी आई ना, उसने क्या किया कि दुल्हन के फेस पर जो वो लगा था घूंघट था उसको खिसका दिया सिल्क का। बिशंबर टुक का क्विक ग्लांस, और बिशंबर ने तेज़ी से देखा। दरअसल ये बहुत पहले के ज़माने की बात है, जब लड़का लड़की को नहीं देखता था कैसी लगती है, तो बिशंबर ने देखा तो था नहीं भोली को, लेकिन एक लेडी क्या करती है उसके चेहरे से घूंघट खिसका देती है, तो बिशंबर तेज़ी से देखता है उसको। द गार्लैंड रिमेन पॉइजन इन हैंड, और क्या होता है गार्लैंड उसके हाथ में ही रह जाता है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और लड़की क्या करती है धीरे से अपने चेहरे से घूंघट खींच लेती है। Have you seen her? said December to the friend next to him. She had poke marks on her face. बिशंबर के बगल में जो फ्रेंड था, बिशंबर उससे कहता है क्या तुमने उसको देखा है, उसके चेहरे पर पोक मार्क्स हैं। So what? You are not young either. तो वो उसका फ्रेंड भी कह देता है तो क्या हुआ, तुम भी तो यंग नहीं हो, तुम्हारी उम्र भी तो 45-50 साल है। Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. तो बिशंबर नाथ देखो कितना लालची था, कहता हो सकता है, लेकिन अगर मैं इससे शादी करूंगा तो इसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, टेक 2,000 रुपीज़। रामलाल जाता है, मामला बिगड़ जाता है, तो अपनी टर्बन पगड़ी और अपना सम्मान उसके पैरों पे रख कर कहता है कि मुझे अब इतना ह्यूमिलेट अपमानित मत करो, टेक 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। तो क्या कह देता है, नहीं मुझे 5,000 चाहिए, हम वापस चले जाएंगे, अपनी बेटी अपने पास रखना। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज। तो रामलाल बहुत परेशान होता है, कहता है थोड़ा तो समझो। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अगर तुम वापस लौट कर चले जाओगे तो मैं इस गाँव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊँगा किसी को। देन आउट विथ 5,000। तो बिशंबर नाथ इतना ग्रीडी था, कहता है ठीक है नहीं दिखा पाओगे तो 5,000 रुपये लेकर आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल बेंट एंड ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। अब आँखों से उसके आंसू बहने लगे। रामलाल अंदर गया, सेफ खोली और पैसे को काउंट करने लगा। ही पेड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम फीट, और ब्राइडग्रूम दूल्हे के पैरों पर उसने वो पैसे का बंडल रख दिया। तो ये क्या बता रहा है, ये लेसन एक स्टोरी नहीं है, ये आपको बता रहा है कि सोसाइटी में कितनी ईविल ट्रेडिशंस हैं। कि रामलाल ने अपनी बेटी की मैरिज तो एक तो उसके उम्र से बड़े इतने ऐसे लड़के से तय कर दी जो उसके फादर के बनने के बराबर था, उसमें सब कमियां थी। दूसरी बात वो लड़का भी कितना ग्रीडी है, ये पहले बहुत होता था, अभी भी कई जगह ये होता है कि लोग दहेज के कारण बारातें लौटा लेते हैं। तो उस टाइम की सोसाइटी की ये तस्वीर है, ये लेसन कि आज से लगभग कई साल पहले, लगभग 20 ईयर्स या 15 ईयर्स आप मान लें, तो सोसाइटी की क्या कंडीशन थी, कितनी ज़्यादा उसमें कुरीतियाँ थी, कुरीतियाँ नहीं बेकार ट्रेडिशन थी। लेकिन ये सब किसके द्वारा दूर हुई, केवल एजुकेशन के द्वारा। जब एक गर्ल एजुकेटेड होती है तो वो सेल्फ डिपेंड होती है, उसको कोई भी रॉन्ग डिसीजन एक्सेप्ट करना नहीं आता है, वो नहीं करती क्योंकि वो एजुकेटेड है, सेल्फ डिपेंड है। तो यही भोली जो कहाँ अपने पेरेंट्स की हर बात को एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो जब सेल्फ डिपेंड बन जाती है तो वो अपने फादर का सहारा बनती है। तो ये चैप्टर अगर आपको देखें तो ये आपको पावर ऑफ एजुकेशन बताता है कि एजुकेशन की कितनी बड़ी पावर है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वास्तव में होता क्या है, भोली की मैरिज होती है या नहीं।